Hello once again, and today we will continue with water degradation and conservation. Humans now use about 45 times as much water as they did 3 centuries ago. आज के टाइम में जो जितना वाटर हम यूज़ कर रहे हैं आज से 3 सेंचुरीज पहले उससे बहुत कम वाटर हम यूज़ करते थे. एंड बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों ही तरह का वाटर डिप्लीटेड होता जा रहा है. एंड वी आर यूजिंग अ वाटर फास्टर देन नेचर कैन रिप्लेस इट. और वो नेचर से हमें जितना वाटर मिलता भी नहीं उससे ज़्यादा वाटर हम यूज़ कर रहे हैं. Pollution of water is harmful for man and other organisms, and domestic wastage, untreated sewage, and industrial wastage included harmful compounds of metal such as lead pollute water. और जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उससे नालियों से निकलने वाले पानी से इंडस्ट्री का जो वेस्ट बचता है वो हम रिवर्स में छोड़ देते हैं उसकी वजह से. और भी बहुत सारे ऐसे हार्मफुल कंपाउंड्स भी होते हैं उस इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जैसे लेड वगैरह. ये वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड करते हैं और ये पॉल्यूटेड वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. इन क्रॉप्ड एरियाज सरफेस रन ऑफ एंड वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल ऑफन कैरी पॉल्यूटिंग केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इनटू वाटर सोर्सेज. और जब हम सॉइल के अंदर जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो ये वाटर होता है जो ग्राउंड के अंदर जो सीप होके जाता है, इसके साथ साथ ये पॉल्यूटेंट भी उस अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं और वो उस वाटर को भी पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं. वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, उससे भी बहुत सारे डिसीज़ फैलेंगे, उससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी. मिनरल ऑयल्स फ्रॉम स्पिल्स एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट ऑल्सो पॉल्यूट वाटर. इसके अलावा मिनरल ऑयल्स और जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट है वो अभी वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं. नाउ हाउ वी कंजर्व वाटर. The problem of water depletion can be partially solved by checking the wastage of water, reusing waste water if possible. अगर पॉसिबल हो तो हम जो हमारा वाटर है उसे रीयूज़ कर सके, वेस्ट वाटर को क्लीन करके. शॉर्टिंग वाटर फॉर द ड्राई सीजन, डाइवर्टिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम वेट रीजन्स टू ड्राई रीजन्स, and rainwater harvesting, collecting rainwater for future use. Rainwater is usually collected by digging pits or tanks or by building embankment around a low-lying areas. Rainwater को हम कलेक्ट करके उसे प्योर करके फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं. इसी प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. बड़े बड़े टैंक्स में या पिट को डिग करके अर्थ के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर वो बड़े बड़े पिट्स को, गड्ढों को डिग करके इस वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है और फिर से प्योर करके या फिर प्योर करके अपने डोमेस्टिक यूज़ में लाकर इसका हम इरिगेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं. द कलेक्टेड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली एंड पार्ट ऑफ इट ऑल्सो सीप इन टू द सॉइल एंड रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. The rainwater falling on roofs can also be led by pipes to collection tanks on the ground, and the use of sprinkles and dripping pipes to irrigate field saves water. जो हम स्प्रिंकल की जो प्रोसेस होती है आपने देखा होगा कहीं कहीं पर खेतों में कि पूरे फील्ड में पानी ना छोड़ के, क्योंकि अगर हम एक किनारे से पानी छोड़ते हैं तो दूसरे किनारे तक जाने में वो बहुत टाइम लेता है और जो पानी है वो अर्थ के अंदर सीप होता रहता है सॉइल के अंदर से और वो काफ़ी टाइम बाद दूसरे किनारे तक खेत के पहुंचता है. इसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है, इसलिए हम पाइप में ही ऐसे पाइप लगा के जिससे छिड़काव हो सके वाटर का, जितना भी उसको ज़रूरत है वाटर की उस क्रॉप को ग्रो होने में उतना ही वाटर वो उसको दे, तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. Increasing the vegetable cover helps increase groundwater as plants reduce surface runoff and allow more water to seep into the ground. इसके अलावा जो हम बढ़ती हुई जो हम वेजिटेशन भी हमारा हेल्प करेंगी, वाटर को अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि हम जितने ज़्यादा प्लांट्स उगाएंगे वो उनकी जो रूट्स होगी वो उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करेगी और वो वाटर सीप होके ग्राउंड के अंदर चला जाएगा. Water pollution can be controlled by treating industrial and domestic wastes. डोमेस्टिक वेस्ट्स को, इंडस्ट्रियल से निकलने वाला जो हार्मफुल
केमिकल्स हैं जो वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करके भी हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका अगर हम यूज़ करें क्रॉप्स में तो भी हम केमिकल जो प्रेजेंट हैं उन जो फर्टिलाइज़र्स में जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और जब रेन वाटर होता है या फिर हम अपने फील्ड में इरिगेशन करते हैं तो वो केमिकल्स भी सीप होके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर हमारा, वो इससे पॉल्यूटेड हो जाता है। एंड दे कैन बी, अगर हम ऐसा करें उस वाटर को, अगर हम उस वाटर को क्लीन करना चाहते हैं तो हम नेचुरल जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करें, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने में। और ड्रिंकिंग जो हमारी कॉन्टेमिनेटेड वाटर है मे बी कॉज डिसीज सच एज, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें टाइफॉइड और भी बहुत सारी ऐसी डिसीज़ है जिनका होने का खतरा होता है कि हमें अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो ये हमें डिसीज़ हो भी सकती हैं। बॉइलिंग किल्स मोस्ट डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर, अगर हम वाटर का बॉयल करके यूज़ करते हैं तो जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारी होने का खतरा होता है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ऑल्सो इन्फेक्ट वाटर, क्लोरीन का यूज़ करके भी हम वाटर के अंदर से जो इन्फेक्टिव चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। एट होम दिस कैन बी डन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विच व्हेन एडेड टू वाटर रिलीज क्लोरीन। इसके अलावा अगर हम घर में जो वाटर यूज़ करते हैं थोड़ी से अमाउंट में अगर उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स कर लेंगे तो भी वो वाटर को क्लीन कर देगी। एंड वाटर इन सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर्स को फिल्टर करते हैं और उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको उनके अंदर से उन जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं। सो वी शुड ग्रो दीज, इन प्लांट्स को हमें यूज़ करना चाहिए, इन प्लांट्स को हमें ग्रो करना चाहिए। वाटर कंटेनिंग salt of calcium, magnesium and iron in unfit for industrial use as it damages machinery। जिस वाटर में सॉल्ट होता है या कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होता है या आयरन होता है, वो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा वाटर मशीन्स को डैमेज कर देता है, मशीन के डैमेज का खतरा होता है इस तरह का वाटर यूज़ करने के लिए। सो इट इज़ ऑल्सो अनफिट फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग, और जो इस तरह का सलाइन वाटर होता है उसका हम कुकिंग में या क्लोथ्स को वॉश करने में भी यूज़ नहीं कर सकते। सच वाटर शुड बी सुटेबल ट्रीटेड बिफोर यूज़। इस तरह का जो वाटर होता है उसे हम सुटेबल, उसे ट्रीट करके उसे अच्छा करके प्योर बना के हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसे प्योर करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, इसीलिए इसे प्योर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Now we will talk about the distribution of natural vegetation. And you all know life on earth exists only in the biosphere, which comprises the life supporting zone within the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। ये जो तीनों स्फीयर होते हैं इनमें इंटरसेक्ट करके ही लाइफ सपोर्टिंग जोन बनता है जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। और सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें एक नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है फूड की फॉर्म में जो उन्हें एनर्जी मिलती है। एंड लिविंग बीइंग गेट फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और लिविंग बीइंग को ये फूड कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से। एंड इन अ गिवन एरिया फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनरल्स फाउंड इन द मटेरियल्स फाउंड इन द एनवायरनमेंट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड मटेरियल्स आर रिलीज्ड फॉर यूज ओवर एंड ओवर अगेन। And such a life supporting system is called an ecosystem, and the plants and animals of every ecosystem depend on the environment and on each other for survival। और इकोसिस्टम में जितने भी जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम में सारे प्लांट्स एनिमल्स इस इकोसिस्टम में रहते हुए एक दूसरे पर, हमारी एनवायरनमेंट पर डिपेंड है और एक दूसरे पर भी डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, timber, firewood, medicinal substances,
pulp and other useful things that satisfied various human needs. And they also bind the soil and check soil erosion. And animals provide us with milk, meat, hide, wool, tusks, horn, etc. And some animals are useful in farm operations and एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत सारे एनिमल्स का हम फार्मिंग में भी यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए भी उनका यूज़ किया जाता है. इसके अलावा बोथ प्लांट्स और एनिमल्स हेल्प करते हैं मेंटेन करने में जो बैलेंस होता है डिफरेंट मटेरियल्स का हमारे एनवायरनमेंट में. इस तरह जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्स हैं हमारे लिए, एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है प्लांट्स और एनिमल्स भी. एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती है such as these are the availability of food, the range of temperature and the amount of rainfall influence the life pattern of plants and animals. It means कितना फूड है, टेम्परेचर की क्या रेंज है, कितना रेनफॉल होता है, प्लांट्स का क्या पैटर्न है, ये सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो रिस्पोंड करते हैं इन चेंजेस को किसी भी कंडीशन में. एग्जाम्पल के लिए व्हेन द वेदर टर्न्स वेरी कोल्ड सम प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स गो इनटू आर डोरमेंट और इनएक्टिव. जैसे कि जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो कुछ प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है जैसे वो कहीं छिप गए हों. माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स स्पेंड विंटर्स इन वार्मर प्लेस. जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो इन सर्दियों को ऐसी जगहों पर जाके बिताना पसंद करते हैं जहाँ पर गर्मी हो, जो जगह वार्म हो. जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं वो रिड्यूस करते हैं ट्रांसपीरेशन को ड्राई सीजन्स में अपनी लीव्स को शेड करके. और ऑल सर्वाइविंग plants and animals have developed means to deal with seasonal or mild vegetation in environmental condition. However, all of them may not be able to adapt to serve and lasting changes in our environment, and they may even cause some species to become extinct. और सारी जो स्पीसीज़ होती है, सारी भी जो एनिमल्स होते हैं या सारी तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो सेम एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते. कुछ ऐसी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो उस जहाँ जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ की कंडीशन उन्हें सूट नहीं कर पाती और वो स्पीसीज़ को क्या होती है कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाती है. द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्राइज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया. And natural vegetation is determined mainly by temperature and rainfall. प्लांट और ट्रीज किसी भी नेचुरल एरिया में जब बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस किया, इट मीन्स कि उन्हें किसी ह्यूमन ने प्लांट नहीं किया, उनमें वाटरिंग नहीं की, उनकी देख रेख नहीं की, उनकी केयर नहीं की, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के वो ग्रो होते हैं, उसे ही नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंड मेनली ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और किसी भी जगह का जो वेजिटेशन होता है वो वहाँ होने वाले रेनफॉल पर डिपेंड करता है. फॉर इंस्टेंस ट्रीज ग्रो बेस्ट इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल. इट मीन्स जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बहुत अच्छे से उन रीजन्स में ट्रीज ग्रो करते हैं. एज रेनफॉल डिक्रीजेज द ट्रीज बिकेम शॉर्टर इन हाइट. जैसे जैसे रेनफॉल कम होता चला जाता है जो ट्रीज़ की हाइट है वो कम होती चली जाती है और उनके नंबर्स भी कम होते चले जाते हैं. दस द ट्रीज फाउंड इन ग्रासलैंड विच रिसीव मॉडरेट टू लो रेनफॉल आर वाइडली स्पैक्ड एंड स्टर्न इन हाइट. इट मीन्स जो जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है या लो रेनफॉल होता है उन ग्रासलैंड्स में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो बहुत ही हाइट में कम होते हैं. एट डेजर्ट आर टू ड्राई फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज. और डेजर्ट में तो बिल्कुल रेनफॉल होता ही नहीं या मिनिमम रेनफॉल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ पर ट्रीज ग्रो नहीं करते. और जो ट्रीज इन हॉट डेजर्ट में ग्रो करते हैं वो बुशीज होते हैं, सब्स होते हैं. और जो कोल्ड डेजर्ट होता है वहाँ पर उगने जो हॉट डेजर्ट में थ्रोनी बुशीज होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ या पेड़ होते हैं. और जो कोल्ड डेजर्ट्स होता है वहाँ पर प्लांट्स लाइक मॉइसीज और लिचेंस, यही प्लांट वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं. द पार्ट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द ग्रोइंग सीजन. इट मीन्स जिस
सीज़न में सीड्स अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, जब हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसे ग्रोइंग सीजन कहते हैं। एंड द लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और इस ग्रोइंग सीजन की जो लेंथ होती है, इट मीन्स ये ग्रोइंग सीजन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ प्लांट्स किस जगह पर ग्रो हो रहे हैं, उसमें कैसा वहाँ पर सब चीज़ें हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। यूजुअली द ग्रोइंग सीजन बिकेम शॉर्टर with increasing distance from the equator and with increasing height above sea level। इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा कि जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाती है तो जो हाइट होती है सी लेवल की वो भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। और कुछ प्लांट्स प्रीफर करते हैं लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स में, वाइल कुछ ऐसे होते हैं, कुछ थ्राइव्स होते हैं वेयर जहाँ ग्रोइंग सीजन थोड़े टाइम के लिए ही होता है। दिस एक्सप्लेन वाई डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। इसका मतलब है कि इससे पता चलता है कि अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग लेटीट्यूड्स में मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर अंडर सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन मेकअप अ बायोम। अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ एक सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशन में रहते हैं और एक बायोम बनाते हैं। एक बायोम कंप्राइज करता है सारे इकोसिस्टम के साथ एक जोग्राफिकल एरिया में, उस दिए हुए जोग्राफिकल एरिया में। और बायोम्स लैंड पे फाउंड होते हैं और इसके साथ साथ वाटर में भी बायोम्स फाउंड होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन and distribution of wildlife. First we will read about distribution of natural vegetation. The natural vegetation zones of the world coincide with the terrestrial biomes, and these biomes coincide roughing with the broad climatic region of the world, and biomes do not have sharply defined boundaries because they merge with each other। एंड जो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स होते हैं उनकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल वेजिटेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड अबाउट दिस पॉइंट वी विल talk इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।